साथियों, आज मैं आपके समक्ष ये तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहले दो वीडियो में मैंने गांधी पर क्यों बात करनी चाहिए इस पर मैंने आपसे चर्चा की और मैंने आपसे कहा था कि गांधी एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, गांधी एक अनलिमिटेड एजेंडा है, इस पर बात करने की आवश्यकता है। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वो है वायलेंस, यानी कि हिंसा। आज हम समाज में चारों तरफ देख पा रहे हैं कि हिंसा का क्या स्वरूप है, कितना विस्तार है। हिंसा चाहे हमारे घरों में हो, हिंसा चाहे समाज में हो, हिंसा वैश्विक स्तर पे हो। मुझे लगता है हिंसा स्वाभाविक नहीं है और शायद हम अपना आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं, तब शायद हम हिंसा के लिए प्रेरित होते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को, चूँकि इतिहास का विद्यार्थी होने के कारण मैं इस चीज़ को आपसे बताना चाहूँगा कि हमारा जो इतिहास लिखा गया, तो हम सभी में और हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि सर, इतिहास में युद्धों को क्यों पढ़ाया जाता है, हिंसा के बारे में ही पढ़ाया जाता है, और आप कहते हैं कि हिंसा स्वाभाविक नहीं है। तो प्रश्न वाजिब है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि इतिहास में जो भी, चाहे भारतीय इतिहास में लिखा गया हो, चाहे वैश्विक स्तर पे जो इतिहास में लिखा गया हो, और जिन युद्धों का वर्णन किया गया है, यदि वो स्वाभाविक होती तो शायद आज दुनिया में कोई नहीं होता। यानी कि इतिहास लेखन के अंतर्गत हमने किया क्या है, उन अस्वाभाविक चीज़ों को दर्ज किया है। मनुष्य का स्वभाव, सामान्य स्वभाव जो है, वो हिंसा का नहीं है। मनुष्य का जो सामान्य स्वभाव है वो हिंसा का नहीं है। लेकिन इतिहास में क्या दर्ज हुआ है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, उसके राज्य विस्तार के बारे में हम बात करते हैं, उन युद्धों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो युद्ध साम्राज्य के स्थापित करने के लिए हो, चाहे वो युद्ध धर्म के लिए हो, चाहे युद्ध किसी भी तरीके से। यानी हिंसा जो है एक अस्वाभाविक चीज़ें थी। और पूरी दुनिया में इतिहास लेखन में हमने क्या किया कि इतिहास में उन अस्वाभाविक चीज़ों को दर्ज किया। अर्थात स्वाभाविक क्या चीज़ थी? वो थी शांति, पीस। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फिर आज जो समाज में हिंसा है, या हमारे में से युवा जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम क्या करें, हमारे देश पर आक्रमण कर दें तो आप क्या, हिंसा का लेके हम क्या करेंगे। तो सवाल ये है कि सारी चीज़ों को हम एक साथ जोड़ देते हैं। यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे पर आक्रमण करेगा तो उसके लिए मैकेनिज्म है, और यदि मैं गांधी की बात कर रहा हूँ तो गांधी ने भी इस चीज़ को उल्लिखित किया है। लेकिन क्या हम सामान्य जीवन में, क्या हम सामान्य परिस्थितियों में हिंसा को बर्दाश्त कर सकते हैं? साथियों, मैंने पिछले अपने वीडियो मैंने जब पोस्ट किया था, उसके अंतिम जो लाइन थी, मैंने यही कहा था कि हम अपने घर में हिंसा बर्दाश्त नहीं करते, और जिस दिन कोई ऐसी घटना होती है हमारे घर में भी, तो शायद हमारा आने वाले जो दिन हैं वो तनावग्रस्त होते हैं। हम सामान्य नहीं होते, हम असामान्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम समाज की बात करें, हम अपने राज्य की बात करें, या राष्ट्र की बात करें, या वैश्विक स्तर की बात करें, तो हिंसा जब भी होती है
तो चारों तरफ तनाव का माहौल होता है। और दूसरी बात, जो हिंसा के लिए जो प्रेरित करते हैं जो लोग, वो हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है वो भावना से ड्राइव होता है, वो उससे प्रेरित होता है, तो हम उनकी भावनाओं को भड़का कर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी राजनीति हम कर लेते हैं, चाहे कोई भी। चाहे हम अमेरिका की बात करें जहाँ पे नस्लीय हिंसा हो रही है, नस्लीय भेदभाव हो रहे हैं, भारत की बात करें तो जातीय हिंसा हो, चाहे हम समाज में सांप्रदायिकता की बात करें, चाहे तमाम तरीके की बात करें, या मैं घरेलू हिंसा की बात करूं। कोविड-19 के दौरान एक अध्ययन में ये भी आया कि जब हम अपने घरों में ही बंद हो गए तो अचानक से घरेलू हिंसा का मामला बढ़ गया। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि हम असहज हो गए, और असहज हो गए तो हम अपनी प्रतिक्रिया जो हम अलग अलग जगहों पे करते थे, हम अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और करते थे, अब वो घर में आ गया। उस फ्रस्ट्रेशन को हमने जो भी सॉफ्ट टारगेट मिला, चाहे हम अपनी पत्नी पे, हम अपने बच्चे पे, हम उस पर कर पाए। तो साथियों, आज मैं इस विषय को जो पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत गंभीर विषय है और पूरी दुनिया जूझ रही है और कमोबेश हम भी जूझ रहे हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि फलाना जाति के लोगों ने इनके साथ हिंसा की, उनको प्रताड़ित किया। हम आए दिन सुनते हैं कि फलाना कौम के लोगों ने दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया। क्या ये सामान्य परिस्थिति है? तो मैं कहूँगा नहीं। और गांधी भी यही कह रहे थे। तो गांधी की अहिंसा को लोगों ने कमजोरों का साधन माना। उनका अपना पर्सपेक्टिव था, उनका कहना था कि जो अहिंसा की बात करते हैं वो कमज़ोर लोग हैं। लेकिन मैं साथियों, और गांधी की ही शब्दों में कहूँ कि जो हिंसा करते हैं वो कमज़ोर हैं। जब उनको लगता है कि वो अपनी बातों से, अपने तर्क से दूसरे को समझा नहीं पाते हैं, तब वो हिंसा करते हैं। जब उनका अपना आत्मनियंत्रण वो खो बैठते हैं, तब वो हिंसा करते हैं। चाहे वो अपनी पत्नी के ऊपर हिंसा करें, चाहे अपने बच्चों पर करें, चाहे समाज में जाकर किसी और तरीके से करें। जब हम अपना आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं और जब हम अपने सेल्फ कंट्रोल को, और हमको लगता है कि हम अपनी बातों से सामने वाले के ऊपर सत्ता स्थापित नहीं कर पा रहे, तब हम हिंसा के लिए प्रेरित होते हैं। और यही काम सत्ता भी करती है। गांधी ने इसलिए कहा था कि राज्य हिंसा करते। हिंसा मतलब वायलेंस करता है। वायलेंस कैसे होता है? हम तमाम उदाहरण हैं सरकारों के, कि सरकार अपने तरीके से जब कोई कानून लागू करती है तो हो सकता है उसके पीछे उसका मंतव्य अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी हम देख पाते हैं। तो गांधी उस प्रकार की हिंसा की बात कर रहे थे। और मैं आपको जो कह रहा था कि हिंसा जो है कमजोरों की निशानी है। जब मैं इस बात को कहता हूं तो बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं, तो उसकी तुलना फिर वो गलत तुलना करने लगते हैं। वो क्रांतिकारियों की बात करेंगे और गांधी को के साथ वो डिबेट में खड़ा कर देंगे। और यदि मैं अहिंसा की बात करता हूं तो फिर एक गलत तुलना करते हैं कि तो कोई हम पर आक्रमण कर दे तो हम कुछ भी ना करें। तो भाइयों, मेरा ये कहना है कि गांधी को इस पर्सपेक्टिव में भी पढ़ने की आवश्यकता है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग मैंने कहा था कि हम अपना मनोदशा ये बना लेते हैं कि गांधी अहिंसा के पुजारी थे और वो तमाम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो हम अपनी मनोभाव को हम लाद देते हैं गांधी के विचारों पे। आप यदि पढ़ेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि गांधी अलग अलग जगहों पे उन्होंने एक बहुत उसमें लिखा कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में से चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो ये याद रखिए कि गांधी बहुत क्रूर होते हैं जब ये कहते हैं कि हिंसा और कायरता यानी कमजोरी में से किसी एक को चुनना होगा तो वो है हिंसा को वो चुनेंगे। और इवन महिलाओं के लिए तो वो आगे बढ़कर बात करते हैं कि कोई यदि आपकी इज्जत पर हाथ डाले, कोई आपकी
पवित्रता को भंग करने का प्रयास करे तो आप हथियार उठा सकते हैं, आप उसकी हत्या तक कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन गांधी को हमको लगता है कभी कभी बहुत सारे, मतलब मैं चूंकि इसमें बात करता हूं तो मैं देख पाता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें ही उनको आनंद आता है कि हम गांधी को डिग्रेड कर दें। गांधी के डिग्रेड, आपके और हमारे डिग्रेड करने से गांधी का कद नीचा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं और बहुत साधारण हैं। और ये विडंबना भी है भारत में कि गांधी के लिए, जिस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी तुलना ईसा मसीह और गौतम बुद्ध से की, ऐसे देश में हम उनको मतलब बहुत खराब शब्दों में कहें तो बहुत गालियां तक दी जाते हैं और बहुत हम लोग निचले स्तर पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी का कद नीचा हो जाएगा। गांधी के विचार शाश्वत हैं, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ साथियों, मैं एकेडमिक प्रयास नहीं है। मैं आपके बीच में इसलिए आया क्योंकि गांधी को बहुत बड़े बड़े लोगों ने उन पर काम किया है। डेविड हार्डीमैन ने गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स में किया है, जो परमानेंट ब्लैक स्वैन से प्रकाशित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी एंड डिप्रेस्ड ह्यूमैनिटी पर लिखा है। एंथनी जे परेल जो बहुत बड़े गांधीवादी विचारक रहे और एम के गांधी, हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स में काम किया है। भिखू जी पारेख हैं जिन्होंने गांधी लिखा है। डीजी तेंदुलकर हैं जिन्होंने महात्मा लिखा। एंथनी जे परेल ने गांधी, फ्रीडम एंड सेल्फ रूल इस पर लिखा है। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी या अंग्रेजी या बहुत सारी भाषाओं में एकेडमिक लेखन बहुत हुआ है, लेकिन उस एकेडमिक लेखन की विडंबना ये रही कि वो जन साधारण तक नहीं पहुंच पाई। तो मैं पिछली बार मैं कह रहा था कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गांधी पर ही क्यों अटके हुए हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बात करिए। तो मैं कहता हूं कि ये जो बड़े बड़े मैंने जिनके नाम लिए एकेडमिशियंस ने लिखा तो है, लेकिन वो लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रहे हैं या कुछ बुद्धिजीवियों के बीच में ही वो किताब घूम रही है, जन साधारण तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए मैं मजबूर हुआ हूं आपके बीच आने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। मैं छटपटा रहा था पिछले 15 सालों से, क्योंकि मैं 10 बाई 10 के कमरे में या 10 बाई 15 के कमरे में मैं अपने 15-20 बच्चों को गांधीयन थॉट्स के बारे में बता रहा था। तो मुझे बच्चों ने ही कहा कि सर आपको ये बात बड़े डोमेन में करनी होगी, पब्लिक डोमेन में करिए, क्योंकि गांधी को नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये जो मेरा प्रयास है मैं इसलिए इस पर कर रहा हूँ। और मैं वापस अपने विषय पर आता हूँ। मैं जिस हिंसा की बात कर रहा था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हम लोग जश्न मना रहे थे। संसद में पंडित नेहरू अपना भाषण दे रहे थे, वल्लभ भाई पटेल और सारे लोग स्वतंत्रता के जश्न मना रहे थे। उस समय देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे बढ़े हुए थे। माउंटबेटन उस समय गवर्नर थे और बहुत परेशान थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और आपको जान के आश्चर्य हो गया, गांधी ने उस समय निर्णय लिया नोआखली जाने का और कलकत्ता जाने का। और आप इतिहास में दर्ज है, आप पढ़िए, माउंटबेटन की राइटिंग पढ़िए, आप पढ़िए नेहरू की राइटिंग पढ़िए, और इवन मैं कहता हूँ संपूर्ण गांधी वाङ्मय में जाइए, आपको जाके मिलेगा। और कि गांधी जब कलकत्ता पहुँचे, नोआखली पहुँचे, उस समय जो हाल था, जिस प्रकार से कत्लेआम मचा हुआ था, और गांधी के जाने के विदिन 3 दिन के अंदर में दंगे कंट्रोल में आ गए। उस समय माउंटबेटन ने गांधी के लिए कहा था 1 मैन आर्मी, यानी कि जो काम भारत की सेना नहीं कर पाई, भारत के गृह मंत्री नहीं कर पाए, भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो अकेला गांधी, जिसको नेकेड फकीर कहा गया, अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था, उसने कर दिखाया। यानी कि हिंसा के समक्ष साहस के साथ खड़े हो जाने का साहस केवल गांधी में था। और हम डरे हुए थे। मैं आपको पिछली बार भी कह रहा था कि एक विचार है जो गांधी के विचार को खत्म करना चाहता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो अहिंसा की बात करता है वो उन लोगों को डराता है क्योंकि वो उनकी सत्ता को चुनौती देता है। अहिंसा की बात करना वीरों का काम है, कायरों का नहीं। और जो हिंसा की बात करते हैं, ये बहुत आसान है कि मेरे जेब में पिस्तौल होगा और मैं सामने वाले को डरा दूंगा। बहुत साहस चाहिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है और पूरी सत्ता को चुनौती दे दें। आप बिना हथियार के आपसे सत्ता को चुनौती दे दें। तो साथियों, हिंसा और इसलिए नॉन वायलेंस पे बात करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे कभी कभी कहते हैं, मतलब जो छात्र हैं वो कहते हैं
कि सर आप पुराने दिनों की बात करते हैं, अहिंसा हिंसा क्या है, आप तो बेकार, गांधी आउटडेटेड हो गए। तो मैं कहता हूं कि नहीं बच्चों, गांधी को समझने की आवश्यकता है। तो वो बच्चे हैं, 18 साल 20 साल के जो बच्चे हैं, तो वो उनसे ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया मुझे मिलनी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं भी जब युवा था, 18-20 साल का था, तो मैं गांधी के खिलाफ था, क्योंकि मैंने जो साहित्य पढ़ा था वो भी गांधी के खिलाफ थी। पूरा एक स्कूल है, एक नहीं 3-3 स्कूल हैं। जब हम पैरेलल खड़ा करते हैं क्रांतिकारी वर्सेस गांधी, जब हम एक स्कूल है जो दलित वर्सेस गांधी, एक स्कूल है कि हिंसा वर्सेस अहिंसा की बात करने पर हम गांधी को डिग्रेड करते हैं। और चौथा, जब हम यदि कुछ नहीं कर पाते तो हम गांधी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। और मजेदार बात यह है कि गांधी पे जब हम कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं तो हम रेफरेंस क्या देते हैं, गांधी की वो पत्र जो गांधी ने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। गांधी के जीवन में कुछ भी हिडन नहीं है साथियों, कोई भी तथ्य हिडन नहीं है, उन्होंने सारा चीज पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ये साहस मैं कह सकता हूं ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति में नहीं है। अकेला वो आदमी था जिसने अपनी सारी बातों को पब्लिक डोमेन में ला के रखा है। और हम उन्हीं के लिखी हुई चीजों के कारण हम उनके चरित्र का हनन भी करते हैं। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम व्यक्ति के चरित्र हनन पे आ जाते हैं। तो साथियों, मेरी बातें अनफिनिश्ड हैं, अनलिमिटेड हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं अगली बार जब मिलूँगा तो हिंसा के अलावा और भी बातों पे करूँगा। एक और हिंसा है जिसके पे बात करूँगा, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।